हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो बहुत ख़ास है उन सारे छात्र और अभिभावकों के लिए जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब MBA में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये वीडियो आगे चल के बहुत विवादित भी होने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद छात्रों का नज़रिया MBA को लेकर बिल्कुल बदल सा जाएगा। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं उन सारे इंस्टीट्यूशंस की बैंड बजने वाली है जिन्होंने MBA इंस्टीट्यूशंस के नाम पे गोरख धंधे व्यापार फैला रखे। MBA के इस वीडियो में हम बात करेंगे MBA के एलिजिबिलिटी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, एंट्रेंस एग्जाम एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि MBA होता क्या है। MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं। MBA दो तरीके के छात्र कर सकते हैं। एक वो छात्र जिन्होंने +2 में किसी भी स्ट्रीम को लेकर 50% लाकर MBA करने का सपना देखा है। ये रास्ता अब उनके लिए भी आसान है क्योंकि MBA की जगह पर MBA के इक्विवेलेंट कोर्स को कहते हैं मास्टर ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट MAM, जो कि 5 साल का है। लेकिन इस पर्टिकुलर कोर्स पे हम वीडियो करेंगे इस वीडियो के बाद। आज का जो ये डेडिकेटेड वीडियो है वो उन छात्रों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन और डिग्री के बाद MBA करने का फैसला किया है। ग्रेजुएट छात्र जिन्होंने डिग्री प्राप्त की है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है। बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्स के बाद या टेक्निकल या मैनेजमेंट मतलब किसी कॉमर्स बैकग्राउंड के बाद। यदि वो छात्र या छात्रा अपना करियर MBA में बनाना चाहते हैं, MBA करने के बाद बड़ी कंपनियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो सभी छात्र 50% के ग्रेजुएशन की डिग्री पर MBA में नामांकन ले सकते हैं। लेकिन MBA के नामांकन की प्रक्रिया एंट्रेंस एग्जाम के बाद होती है, जिस एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद उनका पहला पड़ाव शुरू होता है। मतलब अगर उन्होंने कैट के जरिए कोई कॉलेज प्राप्त कर लिया, मैट के जरिए एक टॉप मोस्ट कॉलेजेस के हिस्सा बन गए, ज़ैट, CMAT आदि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और इन एग्जाम्स के जरिए उनको MBA में नामांकन के लिए एक इस एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ता है। मैं जानता हूं जिन छात्र अभिभावकों ने वीडियो यहां तक देखा है उनके लिए MBA की दी हुई इंफॉर्मेशन कोई खास नहीं थी। ये इंफॉर्मेशन बड़ी कॉमन थी और उनको ये इंफॉर्मेशन पहले से ही बहुत सारे यूट्यूबर्स या एक्सपर्ट ने दी थी। लेकिन जो बात अब हम करने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम के बाद मचे होड़ की और बहुत बड़े करप्शन की। जब हम बात कर रहे होते हैं एडमिशन के प्रक्रिया में जाने के लिए MBA के एंट्रेंस एग्जाम के बाद घरों में फोन आना शुरू होता है और MBA में हम वहां से कंफ्यूजन का पहला पड़ाव शुरू होते देखते हैं अपने करियर, अपनी जिंदगी में। मतलब जैसा ही हम कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, हमारा डेटा उन सारे एजुकेशन माफियाओं तक पहुंच जाता है और हमें वेलकम कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं और हम MBA में जितना नॉलेज लेना चाहते हैं, जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं, उतना ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये वीडियो MBA के लिए खास है और MBA 6 तरीके से किया जा सकता है। पहले पड़ाव में हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि कौन से ऐसे 4 तरीके हैं जिनके माध्यम से MBA में लूट मची है। छात्रों का करियर बर्बाद ही नहीं बल्कि खेत खलियान और घर की सारी जो जमा पूंजी है उसे खर्च करने के बाद भी MBA करने से वो फायदा नहीं मिलता जो हम सपना देख रहे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं MBA के उन 4 तरीकों की जिस पर एज ए एक्सपर्ट मैं बच्चों को नामांकन में नहीं जाने की राय देता हूं। मेरा मशवरा हो सकता है विवादित हो, पर जरूरी है ये जानना आप सबके लिए कि ये वो कौन से 4 तरीके हैं जिनके माध्यम से MBA एक करप्ट कोर्स बन गया। 2009 और 10 की अगर आप स्टडी करेंगे तो MBA का ग्राफ 9 और 10 के बाद गिरना शुरू होता है और 15 के बाद एप्लीकेंट्स की तादाद हजारों में पहुंच जाती है, जो पहले 50,000 60,000 में थी। मतलब मैट और कैट के एप्लीकेंट्स धीरे धीरे घटते जाते हैं। एक्सपर्ट
कहते हैं एमबीए का क्रेज गिर गया है। एमबीए का क्रेज नहीं, जो एमबीए में सपना बेचा था वो जब पूरा नहीं होता दिखा तो अब अभिभावकों ने अपने छात्रों को एमबीए के बजाय बैंक पीओ और बैंक की प्रिपरेशन की तरफ भेज दिया, क्योंकि एमबीए सिर्फ सपना बेच रहा था। एमबीए वो हकीकत नहीं दिला पा रहा था, वो हक नहीं दिला पा रहा था जिन सपनों को देखकर कंपनीज की तरफ बच्चे अपनी नजर अपना सपना सजाने की उम्मीद के साथ एमबीए को झांकते थे, देखते थे। बोर्ड पर लिखे एमबीए के वो 4 यूजलेस एमबीए प्रोग्राम हैं जिसे 4 फ्लॉप एमबीए प्रोग्राम के रूप में देखा जा सकता है। ये एज ए एक्सपर्ट मेरी अपनी राय है, हर एक्सपर्ट की राय अलग है, लेकिन ये आप बताएंगे हकीकत है या फसाना। ये जरूरी है समझना आपके लिए कि एमबीए की ये 4 वो फ्लॉप प्रोग्राम्स हैं जिनके नाम पे एमबीए को परोसा गया। धीरे धीरे 2009 के बाद 2015 के बीच में एमबीए का ग्राफ छात्रों के नजर में गिरता गया। ऐसा लगा कि एमबीए का ग्राफ गिर रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि किसी कोर्स के चाहने वालों की कमी किसी भी स्ट्रीम में हुई हो एक्सेप्ट एमबीए। लेकिन एमबीए के साथ ये इसलिए हुआ क्योंकि 4 यूजलेस फ्लॉप एमबीए प्रोग्राम ने जो सपने दिखाए थे छात्र और अभिभावकों को, वो सपना पूरा होते नहीं दिखा। और इसी के साथ साथ एमबीए के छात्रों ने बैंक पीओ की तरफ अपना करियर बनाना शुरू कर दिया और एमबीए के इन 4 यूजलेस प्रोग्राम ने एमबीए जैसे डायनामिक प्रोग्राम को ही करप्ट कर दिया। एमबीए के 4 प्रोग्राम्स में से सबसे पहला ए आप देख सकते हैं, इसे कंप्लीट किया जा सकता है डीएलपी मोड में, मतलब डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम मोड। इस प्रोग्राम में कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है, कॉलेज खुद घर उठकर आ जाता है और क्वेश्चन आंसर्स पेपर आपको इतने आसानी से अवेलेबल करा दिए जाते हैं कि ये पिज्जा डिलीवर जैसा है। यानी आपके फ्रेम में जो घर के अंदर एमबीए की डिग्री लगी होगी वो सिर्फ दिखाने की होगी, लेकिन ये किसी काम की नहीं होगी। आप इससे बहुत बड़ा कोई जॉब हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन एमबीए के इस प्रोग्राम को करने के बाद छात्र सड़क पर और चाय की दुकानों पर ये कहते तो दिख ही जाते हैं कि देखो मैंने भी तो एमबीए किया है, लेकिन मैं एक झोला छापूं। डीएलपी मोड के इस एमबीए कोर्स की फीस 4,000 से 14,000 रुपए तक आकी गई है। मतलब इस पर्टिकुलर ए जो डीएलपी मोड का ये एमबीए प्रोग्राम है, मेरी राय में ये एमबीए बिल्कुल बेकार एमबीए प्रोग्राम है। किसी भी छात्र को, चाहे वो किसी रूप में इस एमबीए प्रोग्राम को देख रहे हो, इस तरह के कोर्स ने एमबीए जैसे डायनामिक कोर्स को बदनाम किया है। आपको अपना करियर डीएलपी मोड के किसी भी एमबीए प्रोग्राम में नहीं बनाने चाहिए। चलिए बात करते हैं एमबीए प्रोग्राम के बी की, मतलब पढ़ाओ 2, जो यूजलेस एमबीए प्रोग्राम के रूप में मेरी राय में बच्चों को गाइडेंस दी जा रही है। यह प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का डीसी प्रोग्राम। डीईसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का तो ये हिस्सा है, पर डिस्टेंस काउंसिल ऑफ इंडिया की डिग्री प्राप्त कराता है डीडीएल मोड में, मतलब डिस्टेंस लर्निंग मोड में। ये जो डिग्री है डीसी की, इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है। इसे बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। अब आप मान लीजिए आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, जिस भी XYZ इंस्टीट्यूशंस का नाम आप गूगल पे लिखते हैं और इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो उससे आप पूछते हैं कि क्या ये एक रेगुलर प्रोग्राम है या फिर एक डिस्टेंस मोड का प्रोग्राम है। वो एजेंट और वो काउंसलर बहुत एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए वो आपको आपके आंसर नहीं देकर ये कहता है कि हेलो मिस्टर, आपको इस क्लास में रेगुलर आना होगा, 100% अटेंडेंस लगानी होगी, आपको इन हाउस रहना होगा और एमबीए कंप्लीट करना होगा। छात्र अभिभावक को लगता है कि लगातार अटेंडेंस लगा देने से या कॉलेज में पढ़ लेने से उन्हें रेगुलर एमबीए प्रोग्राम कहा जा सकता है। नो, रेगुलर पढ़ना और रेगुलर डिग्री प्राप्त करना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं।
डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, मतलब डिस्टेंस काउंसिल ऑफ इंडिया का ये जो प्रोग्राम है, इसे आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो बहुत यूनिक है। जब भी आप ये समझना चाहते हैं कि कोई कॉलेज आपको डीसी मोड में डिग्री देगा या रेगुलर मोड में, इसे समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि राज्य के बॉर्डर का नियम क्या है। मतलब जब आप एमबीए के लिए जाते हैं, आपके सामने काउंसलर बड़ी बड़ी कॉफी पिलाकर होटलों के अंदर आपसे एमबीए के बारे में बात करता है, तो आप उससे सिर्फ 2 सवाल पूछें कि सर आपका कॉलेज कहां है। अगर वो कहता है मेरा कॉलेज दिल्ली में है, फिर आप उससे पूछें कि सर ये जो कॉलेज है ये हमें रजिस्टर्ड कर सकता है, पर इस कॉलेज से जो डिग्री मुझे प्राप्त होगी वो मुझे कहां से मिलेगी। अगर वो कहता है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से मिलेगी, तो आपको समझ जाना है कि सिक्किम मणिपाल दिल्ली के स्टेट बॉर्डर से डिफरेंट जगह पे है। इसका मतलब जैसे ही कोई राज्य अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री देने के लिए किसी कॉलेज में पहुंचता है और राज्य के बॉर्डर को क्रॉस करता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज को एफिलिएट करने के लिए राज्य का बॉर्डर क्रॉस कर दे, या यूपी से बिहार या बिहार से यूपी, या कोई कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के लिए, एफिलिएशन लेने के लिए अपने राज्य का बॉर्डर क्रॉस कर दे, ऐसी स्थिति में डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन मोड अप्लाई होता है और आपकी डिग्री जो मिलती है UGC/DEC, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के मोड में मिलती है। इसका मतलब रेगुलर पढ़कर, रेगुलर डिग्री नहीं, समझकर, काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्ट को समझकर रेगुलर डिग्री प्राप्त होती है। तो बी में UGC/DEC मोड में डिग्री प्राप्त कराने वाले कॉलेजेस 10 से 14 लाख तक फीस ऐंठने का काम कर रहे हैं। मेरी राय एक और है, छात्र ये समझता है कि अगर कॉलेज बहुत महंगा होगा तो डिग्री बहुत अच्छी होगी, प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैं दूसरे बी वाले प्रोग्राम में जाने के लिए छात्रों को एज एक्सपर्ट राय नहीं देता। एक और कथा है एमबीए की जो आपके सामने बोर्ड पे सी के रूप में दिख रही है, और इस डायनामिक प्रोग्राम को कहते हैं PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब PGDM की जो कहानी है वो कोट पहने और टाई लगाए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने कुछ इस प्रकार पेश की, कॉफी पिलाकर 5 स्टार होटलों में, और उसे कहा ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, और एंट्रेंस के बाद आपके कई छोटे मोटे एग्जाम्स भी लिए जाएंगे, तब आप PGDM के हिस्सा बन पाएंगे। और PGDM इज इक्वलेंट टू IIM प्रोग्राम। लेकिन इसको कहकर यह साथ साथ बताया गया कि PGDM ये एक ऐसा कोर्स है जो MBA से भी बहुत बेटर है, क्योंकि ये एक एडवांस वर्जन है MBA का ही। और बच्चों को यह भी कहा गया कि PGDM इज इक्वलेंट टू MBA, लेकिन बच्चे इक्वलेंट का मतलब नहीं समझ पाए। इक्वलेंट मतलब नॉट इक्वल, इक्वल जैसा, लेकिन बच्चों ने समझा कि PGDM इज इक्वलेंट टू MBA, मतलब PGDM और MBA बराबर है। और ये सोच करके इस प्रोग्राम C में यह भी बताया गया कि यदि आप PGDM करते हैं तो IIM को देखिए, IIM जैसे हो जाएंगे आप। और PGDM करते हैं तो आपको एक लैपटॉप मिलेगा, आपको एक फॉरेन टूर मिलेगा, और आप बड़े बड़े कंपनियों में लंबे लंबे शूज टाई लगाकर MBA करेंगे तो आपको बड़ी कंपनियां जॉब दे देंगी। और ये सारे सपने 2010 से लेकर 2015 तक बेतरह बेचे गए, और ये ग्राफ ऐसा गिरा 15 के बाद कि आज PGDM की 90% से ज्यादा सीटें खाली पड़ी। और PGDM ने जो काम सपने दिखाकर करने चाहे थे, क्वालिटी देकर नहीं, उस PGDM ने ना कि सिर्फ अपने PGDM कोर्स को बदनाम किया, साथ ही साथ MBA जैसे डायनामिक प्रोग्राम को भी बदनाम करने में PGDM ने अपना बड़ा रोल निभाया। मैं मानता हूं 2% 1% कॉलेजेस ने PGDM के अच्छा करके दिखाया, लेकिन MBA को डैमेज करने में PGDM की भूमिका बहुत बड़ी है। 10 से लेकर 15 के बीच में PGDM के इतने कॉलेज खुले,
और क्या हो गया कि पीजीडीएम के उन्हीं कॉलेजों ने अपने एआईसीटी में जाकर उन सीटों को सिलेंडर कर दिया। एक और बात जाननी जरूरी है कि पीजीडीएम जिन कॉलेजों में है, बच्चे को डिग्री यूनिवर्सिटी से नहीं कॉलेज से मिलती है, और एआईसीटीई का अप्रूवल होना इस बात को साबित करता है कि उस संस्थान में कुर्सियां हैं, क्लासेस हैं, विजिबल मोड है क्लास का, लाइट है, जनरेटर है, और पढ़ने के लिए वो सारे लाइब्रेरीज में बुक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सारे का होना डिग्री के होने जैसा नहीं है। मतलब जब आप किसी छात्र को इस पीजीडीएम प्रोग्राम में किसी संस्थान में एडमिट कर देते हैं तो वो छात्र उस पर्टिकुलर कॉलेज से ही डिग्री प्राप्त करता है, यूनिवर्सिटी से नहीं। ये डिग्री कॉलेज के द्वारा प्राप्त कराई जाती है, और एआईसीटी अप्रूव डिग्री का होना यूनिवर्सिटी के डिग्री को कभी कंपीट नहीं कर सकता। मेरी राय में प्रोग्राम सी एक फ्लॉप प्रोग्राम है, यूजलेस प्रोग्राम है। बच्चों को लंबे जूते और लैपटॉप के लालच में, फॉरेन टूर की लालच में आकर अपने माता पिता का पैसा नहीं बल्कि अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोग्राम डी की। प्रोग्राम डी की एक अपनी लैकिंग है। हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के उस प्रोग्राम की जो यूनिवर्सिटी में चलाया जा रहा है। इसका मतलब एमबीए एक टेक्निकल प्रोग्राम है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे को पढ़ने भेजते हैं तो उसके फेल होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कोई छात्र, यानी यूजीसी 1956 एक्ट के अंदर डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनकर कोई छात्र एमबीए कर रहा हो और किसी सब्जेक्ट में फेल कर गया हो। इसका मतलब यह है कि प्रोग्राम डी ने एमबीए की इमेज को डैमेज करने में एक अलग तरह की भूमिका निभाई है। डिग्रियां होम डिलीवरी हुई, पास होनी गारंटीड बनी, 100% प्लेसमेंट के दावे, झूठे दावे किए गए। साथ ही साथ एमबीए को बहुत हल्का प्रोग्राम बनाकर बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के एमबीए में नामांकन देकर एमबीए प्रोग्राम को डैमेज करने में प्रोग्राम डी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का वो हिस्सा जो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसने 95% डीम्ड यूनिवर्सिटीज ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के इस पार्ट को चलाकर इसे डैमेज करने की भूमिका निभाई। मेरे हिसाब से डी यानी यूजीसी एक्ट 1956 में प्राइवेट और डीम्ड दोनों यूनिवर्सिटीज में यदि आप एमबीए प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो आपको ना फेल होने का डर है, ना ही आपको किसी तरह की मेहनत करने की आवश्यकता है। डिग्री आपको मिलेगी ही, चाहे कैंपस कैसा भी हो, चाहे प्लेसमेंट के नाम पे आप अपने आप को प्रोत्साहित करके नामांकन ले लिए हों, लेकिन आपका सपना टूटने वाला है। 95% यूनिवर्सिटीज एक गोरख व्यापार का हिस्सा हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी राय में प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किसी भी छात्र को एमबीए इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डिग्रियां एआईसीटी से अप्रूव नहीं होती। मैं जानता हूं यदि वीडियो अभी तक आपने देखा है तो आप ये सोच रहे होंगे कि जो 4 प्रोग्राम यूट्यूब पर और गूगल में और न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से बेचा जा रहा था, अगर ये एमबीए प्रोग्राम नहीं करना है तो करना क्या? एमबीए प्रोग्राम का जो सक्सेस एमबीए प्रोग्राम है वो कुछ 2 प्रकार का है जो आपके सामने फ्लैश हो रहा है। ए, सेंट्रल गवर्नमेंट एमबीए प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के प्रांगण में चलाया जाता है और इसके लिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है। मतलब कैट के साथ साथ मैथ के बेहतरीन स्कोर के साथ आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कई यूनिवर्सिटीज़ में सीट हासिल कर सकते हैं जो सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशंस के रूप में मौजूद हैं। और साथ ही साथ इसके कई एंट्रेंस एग्जाम के बारे में इस मॉडल में दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि आप आईएम का हिस्सा बने, आप बीएचयू का हिस्सा बने, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप एमबीए प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उसका हिस्सा बने, और इन सारे एमबीए प्रोग्राम के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी मेहनत करनी होगी और मेहनत के बाद ही जो सीट आप प्राप्त करेंगे उन सीटों से पढ़कर ही आप देश की कंपनियों में
तहलका मचा सकते हैं, अपना रोल निभा सकते हैं, आप वो भूमिका में आ सकते हैं जिसके लिए इस MBA प्रोग्राम को जाना जाता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक रियल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहिए। आपके सामने जो बोर्ड पर स्क्रीन पर दिख रहा है, दो सक्सेसफुल MBA प्रोग्राम। जब हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस सक्सेसफुल MBA प्रोग्राम में नामांकन की प्रक्रिया एंट्रेंस एग्जाम के बाद होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन इस एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपकी जो फीस राशि होती है जिससे आप MBA करने का सपना पूरा कर सकते हैं, वो बहुत कम है। ज्यादातर छात्र इन दोनों सक्सेसफुल MBA प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते। मतलब उन्हें अब तक ये लगता रहा है कि ऊपर के जो फ्लॉप MBA प्रोग्राम की चर्चा वो टीवी और पेपर्स में सुनते रहे हैं, और उन्हें ये लगता रहा है कि बहुत महंगा कॉलेज होगा तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी। ऐसा इन दोनों सक्सेसफुल MBA प्रोग्राम के साथ नहीं है। मतलब कोई भी छात्र जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सीट नहीं ले पाया है एंट्रेंस एग्जाम के बाद, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल, जब आप अप्रूवल को देखते हैं तो कितनी स्ट्रॉन्ग अप्रूवल है, जो उन चारों के पास फ्लॉप प्रोग्राम्स के पास नहीं थी। मतलब these state government colleges are approved by AICTE, Ministry of HRD / State Technical University and the Government of India। मतलब इन जो कॉलेजों की अप्रूवल है वो इतनी खास है, इस खास होते हुए भी इनकी अवेबिलिटी जो है, जो इसकी अवेबिलिटी है, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर राज्यों में काफी सीटों की तादाद में मौजूद है। मतलब यदि कोई छात्र एंट्रेंस एग्जाम के बाद मैट, कैट, जैट जैसे अदर एग्जाम्स के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में सीट नहीं प्राप्त कर पाता, तो वो स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी राज्य में सीट हासिल कर सकता है। एक बात और भी जानना जरूरी कि इसकी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो फीस स्ट्रक्चर है, आप सभी बच्चों के अप्रोच में है। मतलब ये फीस 99,000 से कम है। हर राज्यों में पर ईयर की फीस 90 से 99,000 रुपए तक की रखी गई है प्रति वर्ष। मतलब ये ओरिजिनल MBA प्रोग्राम आप सिर्फ 2 लाख में कर सकते हैं। हम बात करते हैं अब इन दोनों सक्सेसफुल MBA प्रोग्राम के बारे में। इन दोनों MBA के सक्सेस होने के साथ साथ इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप कि ये MBA प्रोग्राम आपके अप्रोच से बहुत करीब है। मतलब ये अप्रोच से बाहर नहीं है। ये दोनों MBA प्रोग्राम आप सिर्फ और सिर्फ 2 लाख के अंदर में कर सकते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन में जब आप किसी एंट्रेंस के द्वारा नामांकन लेने की प्रक्रिया में सक्सेस हो जाते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं, तो इसकी फीस काफी कम होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सीट की संख्या कम होने की वजह से हम कई छात्रों को स्टेट गवर्नमेंट में ये बताना जरूरी समझते हैं कि उनके लिए सीटें मौजूद हैं, और इसकी फीस स्ट्रक्चर भी सिर्फ और सिर्फ 90,000 से 99,000 तक की होती है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जो 2 लाख में हो सकता है वो हम 10 लाख में क्यों कर रहे थे, और 14 लाख में हम क्या कर रहे थे। हमें सपना दिखाया जा रहा था कि फॉरेन टूर होगा, लैपटॉप होगा, एक वाईफाई कैंपस होगा, और बहुत सारे क्वालिटी सपने दिखाकर बेचने की कोशिश की जा रही थी। इस चक्कर में हमने 10 लाख वाला MBA को बहुत बेहतर समझ लिया। 100% प्लेसमेंट की गारंटी जैसे वर्ड से हम इंप्रेस हो गए। लेकिन मेरी राय तो आपको ये होगी कि आप इस क्वालिटी वाले दोनों प्रांगण के अंदर में जब आप सक्सेस का रेशियो देखेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। और साथ ही साथ यदि आपने 2 लाख में अपना MBA कर लिया और अपने 10 लाख रुपए बचा लिए, तो इस 10 लाख में 6 मंथ के लिए आप किसी भी विदेश की कंपनी से कोई भी एडिशनल कोर्स प्लेसमेंट के साथ, जैसे लंदन बिजनेस स्कूल एक काफ़ी बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है, LBS के नाम से जाना जाता है, और वहाँ जा कर के अगर आपने कोई एडिशनल कोर्स प्लेसमेंट के साथ कर लिया और कल आकर आप देश को बताते हैं कि आई डिड एन MBA फ्रॉम दिस XYZ इंस्टीट्यूशन,
and did extra research course from London Business School, LBS, तो वो एक बड़ा इंप्रेशन डाल सकता है किसी भी कंपनी पर और आपको एक बाहर का एक्सपोजर काफ़ी कम पैसों में मिल सकता है। तो मेरी राय में आप MBA के इस प्रोग्राम की तरफ जाइए, ना कि आप किसी सपने के सौदागरों के साथ जाल में फंसने के लिए उनके एडवर्टीजमेंट और प्रचार का हिस्सा बन जाइए। और बात आती है फीस स्ट्रक्चर में 2 लाख रुपया भी ना होने की। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि छात्र जो MBA का सपना देख रहा हो उसके पास 2 लाख ना हो, रहने खाने का फीस ना हो, कई बातें होती हैं। तो मैं फिर से जब भी किसी कोर्स की फीस पॉसिबल होती है रोजमाइन की स्कॉलरशिप के साथ, तो हम ये दावत देते हैं कि यदि कोई छात्र ग्रेजुएशन के बाद MBA करना चाहता है और वो अपना करियर बड़ी कंपनीज में बनाना चाहता है, तो ऐसे सभी छात्रों को जो पैसे के अभाव में MBA ना करने जैसी बातें सोच रहे थे, उनको मैं दावत देता हूं कि वो आएं, ऑनलाइन फॉर्म भरें। किसी भी छात्र, किसी भी बच्चे को, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति का हो, खाने पीने के सिर्फ खर्च पर ये प्रोग्राम में 100% फीस की जिम्मेदारी उठाते हुए मैं उनको MBA करने की दावत देता हूं। फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है। कंक्लूड कर देते हैं इस वीडियो को जॉब की अपॉर्चुनिटीज के सपने के सौदागरों के साथ। कहना जरूरी है कि कुछ बातें ऐसी हैं, बच्चा ये समझता है कि हम बड़े उन 4 फ्लॉप MBA प्रोग्राम में गए तो हम बड़ी कंपनियों से मिल पाएंगे। मैं सिर्फ आपकी दिल से एक बात पूछना चाहता हूं, अभिभावक हों या छात्र, दिल से सोचिए, दिमाग लगाइए कि क्या कोई कंपनी बिना काबिलियत के आपको नौकरी पे रख लेगी, चाहे आप किसी भी प्रांगण से पढ़े हों। अगर ऐसा होता तो IIM बहुत कम फीस में बच्चे को MBA करा देता है। LN मिश्रा पटना बहुत कम फीस में बच्चे को MBA करा लेता है और ये सारे बच्चे डायनामिक हैं और काफ़ी बड़े पैकेज पे कंपनियों के हिस्सा बने। फीस तय नहीं करता क्वालिटी प्लेसमेंट को। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि 10 लाख की फीस लेकर 5 लाख रुपया कंपनी को दे दिया गया ताकि प्लेसमेंट के वक्त में HR को घूस देकर इन बच्चों को 6 महीना, साल भर की नौकरी दे दी जाए और फिर साल भर के बाद इन्हें लात मार के निकाल दिया जाए। मेरे दोस्तों, MBA जिंदगी का आखिरी करियर बनाने का आखिरी मौका है, क्योंकि पेरेंट्स इतनी हिम्मत के बाद ये हिम्मत नहीं बना पाते कि MBA के बाद भी किसी छात्र को कुछ और कराया जाए। ये आपके लिए आखिरी प्रोग्राम हो सकता है पेरेंट्स के खर्च पे पढ़ने का। इसलिए मेरी राय ये है कि इस प्रोग्राम में मजाकिया तरीके से सोचा नहीं जा सकता। मैं आपको ये भी कहूंगा कि MBA एक ऐसा कोर्स है जो सेल्फ स्टडी और सेल्फ मोटिवेशन के साथ करा जा सकता है और MBA क्वालिटी को डिलीवर करने का एक कोर्स है और क्वालिटी किसी के पास जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है, जिसने डिग्री प्राप्त की हुई है, उसमें किसी तरह से डाला नहीं जा सकता तब तक जब वो खुद क्वालिटी के लेने के लिए तैयार ना हो। हम समझते हैं कि MBA काफ़ी एक बड़ा कोर्स है और इसकी टॉपिक काफ़ी लंबी है, इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो सकता। इसके लिए मैं आपसे अपील करता हूं कि यदि आप MBA पर कोई और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ हमारा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और उन ज़रूरतमंद छात्रों तक हमारा ये पैगाम पहुंचाकर इस मुहिम का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद।